है अनन्या? यस सर। चलो आगे नोट करना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सही ना? फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये दो पढ़ने हैं अब, सही ना? फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक को मैं आगे बताऊंगा कि दिस इज आल्सो नोन एज सीसीपी क्यूबिक, सही ना? तो इसको ध्यान रखना है, सीसीपी, सीसीपी या एफसीसी कहते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या डिटेल्स है पहले सुनेंगे। एफसीसी, एफसीसी का मतलब क्या है? ऐसा क्यूब जिसमें एटम्स कॉर्नर्स पे भी होंगे और फेस के सेंटर पे भी। कॉर्नर पे भी एटम है, ये जिस रूम में तुम बैठे हो उसी रूम को एज्यूम करना, एटम्स कॉर्नर पे भी हैं और फेस के सेंटर पे, वन एटम एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है? तो ये इसके अंदर टोटल ये डेफिनेशन है इसकी, एफसीसी की। ऐसे एफसीसी की डेफिनेशन क्या है? यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस। तो टोटल लैटिस साइड्स कितनी है इसके अंदर? टोटल लैटिस साइड्स कितनी है सर 8, 14, 14, 8 कॉर्नर्स पे और 6 फेसेस पे, तो टोटल लैटिस साइड्स इसके अंदर 14 है। ध्यान देना इसको, टोटल लैटिस साइड्स कितनी होंगी? 14। उसके बाद अब निकालना है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, Z या फिर रैंक। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, Z 4, या फिर रैंक, 4, वो निकालनी है। हाँ, किसने बोला आंसर? किसने बोला आंसर? सर सुधांशु। सिद्धांत, सिद्धांत बता कैसे आया आंसर? ये सर सुधांशु। सुधांशु तूने पढ़ा हुआ लास्ट टाइम? जिसने लास्ट टाइम मेरा पढ़ा हुआ चैप्टर वो नहीं बोलेगा बीच में, वो मैं क्लास में फ्राइडे को जब पूछूंगा तो बताएंगे आंसर, ऑफलाइन क्लास में जब मैं पूछूंगा तो बताएंगे आंसर। मैं ओके क्लास में सर। सारा पढ़ के आना है, शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी हुआ है वो सारा पढ़ के आना है बिल्कुल ढंग से उसमें, और सारा होमवर्क करके आना है जो मैंने होमवर्क बोला है। अच्छा, ये जो फ्राइडे की क्लास होगी उसमें सारा होमवर्क करके आना है, 11th क्लास के सारे फॉर्मूलेस, हाइड्रोजन sp ब्लॉक की रिएक्शंस, K2Cr2 7 KMnO4 की रिएक्शंस, रेजोनेटिंग हाइड्रोजन स्ट्रक्चर, जो भी मैंने टॉपिक बोले हैं वो सारे लिख के लाना है, फॉर्मूलेस प्लस रिटर्न वाला जो भी होमवर्क था वो सारा करके लाना है, और सॉलिड स्टेट पढ़ के आना है पूरा। तो लैटिस साइड्स के अंदर 14 है। अब मेरे को निकालना है इफेक्टिव एटम। मैंने ये बता रखा है कॉर्नर पे कोई भी एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, ये ध्यान है ना सबको? कॉर्नर पे कोई भी एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। अब फेस के सेंटर पे जो एटम है, अब तुम सोच के देखो, तुम्हारा जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम में कोई भी एक वॉल कंसीडर कर लो, 6 वॉल्स हैं, 6 वॉल्स नहीं 4 वॉल्स और एक सीलिंग और एक फ्लोर, सेंटर पे एटम है वॉल के। अब वो सेंटर पे जो एटम है वॉल के, वो कितने और रूम से शेयर हो सकता है? वो कितने और रूम से शेयर हो सकता है? जो नए बच्चे वो बताएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सीलिंग की, अगर मैं बात करूं सीलिंग की, तो ये इधर इसके ऊपर है, इसके ऊपर जो रूम बनेगा, ये वाला जो एटम है, दोनों में से आधा नीचे होगा ये और आधा कहाँ होगा? ऊपर। तो ये दो जगह शेयर होगा कि नहीं? कोई भी एक एटम ले लो, ये वाला एटम ले लिया मैंने इस वॉल का, तो ये आधा इस रूम में होगा, आधा साथ वाले रूम में जो बनेगा उसमें जाएगा। इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट फेस सेंटर होता है हाफ। चाहे तो तुम एक बुक ले लो, थिक सी बुक ले लो, उस बुक के ऊपर एक एटम रखो, बिल्कुल वो एक फेस है, एटम रखा। अब वो एटम कितने और बुक से शेयर होगा? जस्ट मैं उसके ऊपर एक बुक रखूंगा, उससे शेयर होगा और किसी से शेयर नहीं होगा। दैट मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट फेस सेंटर इज इक्वल टू हाफ। नहीं समझ आ रही बात? ये समझ आया कि नहीं है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट फेस सेंटर इज इक्वल टू हाफ। तो ध्यान ध्यान देंगे, इसको बहुत तरीके से लिखना है, पेपर में आता है तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। रीजन क्योंकि जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर नहीं है, लैंग्वेज बहुत प्रॉपर लिखी होनी चाहिए। जैसे पहले लिखेंगे, अब मैं इफेक्टिव एटम बता रहा हूं मैं, तो तुम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट फेस सेंटर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट फेस सेंटर, ये कितना है?
कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट फेस सेंटर कितना है? हाफ. टोटल एटम्स एट फेस सेंटर, टोटल एटम्स एट फेस सेंटर ये कितने? हाफ इंटू 6, ये 3 आ गया. और कॉर्नर वाले एटम्स कितने हैं? 1/8 इंटू 8. हर एक कॉर्नर में कितना है? 1/8 1/8 1/8, सारे 1/8 है, तो 1/8 इंटू 8 आएगा. तो ये कितना हो जाएगा? इफेक्टिव एटम्स कितने हो जाएंगे? सर 1. Atoms in FCC, in 1 unit cell of FCC, clear? Effective atoms in 1 unit cell of FCC. इसको हम Z भी कहते हैं और कई बार एंट्रेंस में रैंक वर्ड से भी यूज करते हैं. रैंक या फिर ये बोलेंगे इसको, सही ना? दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 1/8 इंटू 8 यानी 1 4. ये भूलना नहीं है आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज. इफेक्टिव एटम्स इन FCC इज इक्वल टू 4 और रैंक ऑफ FCC इज 4 और Z ऑफ FCC इज 4. यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो सर, दोबारा सुन लेंगे एक बार. मैंने अभी तक इसके अंदर क्या बताया? डेफिनेशन बताई FCC की. FCC और क्यूबिक क्लोज पैकिंग मैं आगे जाके क्लियर करूंगा कि एक ही बात है. मैंने पहले डेफिनेशन बताई इसकी कि एटम कॉर्नर पे भी होंगे और हर एक फेस के सेंटर पे भी होगा. टोटल लेटिसाइड यानी कितनी जगह जहां एटम रखे हैं वो है 14 एटम्स है. फिर मैंने बताया इसके अंदर इफेक्टिव एटम्स कितने FCC के अंदर हैं ये 14 एटम्स, लेकिन इफेक्टिवली इस रूम के अंदर कितने हैं ये? तो वो आएगा 4. कैसे? जो एक एटम फेस के सेंटर में होता है वो आधा एक रूम में होगा तो आधा दूसरे रूम में होगा. मैंने ये प्रूव भी किया इसको यहाँ पे इस तरीके से. इस वाले एटम के लिए प्रूव किया, आधा इस रूम में तो आधा ऊपर. ऐसे ये वाला आधा इस रूम में तो आधा इसके साइड में. तो इसलिए एक एटम जो फेस सेंटर पे इसका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ. तो हाफ इंटू 6 किया तो 3 आ गया. इफेक्टिव एटम्स इन FCC कितना आ जाएगा? 4. तो ये यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा कि 4 एटम्स आएंगे इसके अंदर. तो 3 चीजें मैंने बता दी यहाँ पे. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर जो बच्चे नए हैं वही आंसर करेंगे और देखते हैं किसको आता है, क्योंकि मैंने लेक्चर पहले से ही भेजा हुआ है ये, तो इसलिए इसको सोच समझ के आंसर देना. क्या आएगा आंसर? बोलो. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट, फोर्थ नियरेस्ट, फिफ्थ नियरेस्ट, ये सारा मैं क्लास में बताऊंगा. मेरे को सिर्फ अभी चाहिए फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं इसके अंदर. फर्स्ट नियरेस्ट नेबर किसने दिया आंसर? श्रुतिका. हाँ श्रुतिका, एक्सप्लेन करो कैसे. सर पहले इसके जो एक्स एक्सिस की तरफ को देखेंगे तो एक, फिर अबव देखेंगे और इसके पीछे देखेंगे और फिर इसके जो प्लेन में है एक वो हो जाएगा और ऐसे सिमिलरली और 3 साइड पे होंगे. बिल्कुल सही है. अच्छा, और किसी को समझ आया ये श्रुतिका के अलावा? देखो सर, इसमें क्या है, मैं कोई भी एक एटम सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी एक एटम सिलेक्ट कर लो, निकल जाएगा उसका आंसर. मैं पहले ले रहा हूं एटम, सपोज ये वाला. इस एटम को, ये ऐसे है, ये वाला एटम जो है ना, ये इस तरीके से है. ये रहा पेज के सेंटर पे, और ये पहले साइड वाला एटम दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे. 1 2 3 और ये 4 और ये आ गया ये बीच में, ये इस तरीके से. तो इस वाले एटम को 4 कॉर्नर वाले टच कर रहे हैं. इस वाले एटम को कौन टच कर रहा है? 4 कॉर्नर वाले एटम टच कर रहे हैं. 4 कॉर्नर वाले टच कर रहे हैं, इसलिए 4 तो तुम्हें दिख गए. अब 4 कौन से टच करेंगे इसके अलावा? इसके अलावा जो 4 टच करेंगे वो ये वाले होंगे. 1 2 3 और ये 4, जो 4 वॉल्स पे हैं, क्योंकि ये आधा ऊपर जा रहा है आधा नीचे आ रहा है. ऐसे ही नीचे 4 वॉल्स होंगी, वो 4 वॉल्स वाले भी इसको टच करेंगे. समझ आया कि नहीं ये 12 कैसे है? ये तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम में देख सकते हो आराम से. 12 आएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर. इससे निकाल दिया मैंने आंसर. ऐसे ही तुम इसको भी सोचो कि इससे कैसे निकलेगा ये. इस तरीके से ये एटम है ना, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा.
इसका भी कोऑर्डिनेट नंबर 4 आएगा। देखो कैसे, मैं एक हिंट दे रहा हूं, ये लेगा इसको एक्सटेंड करके आगे, इसको सेंटर मानते हुए, मैंने पहले बताया हुआ है सिंपल क्यूबिक लैटिस में, इसको सेंटर मान लिया, इसको सेंटर मान लिया, ये फेस सेंटर टच कर रहा है, इधर फेस सेंटर टच करेगा, इधर फेस सेंटर टच करेगा, एक इधर फेस सेंटर, 4 तो टच करेंगे इसको सेंटर मानते हुए, 4 इसको टच करेंगे। ऐसे ही ये वाला फेस सेंटर वाला और एक ये वाला फेस सेंटर, तो हर एक फेस का सेंटर में, अब इस क्यूब के अंदर तुम्हें दिखेगा 3 एटम्स, इस क्यूब के अंदर दिखेगा 3 एटम्स, और टोटल दिखेंगे हर एक क्यूब से, अगर एक्सटेंड कर दे उसको बाकी यूनिट सेल्स के अंदर, तो तुम्हारा 12 निकल जाएगा आंसर। ये तुम्हें खुद निकालना है। फिर भी नहीं समझ आया तो मैं इसको फ्राइडे को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूं जब मैंने सिंपल क्यूबिक लैटिस एक्सप्लेन किया था। जब मैंने सिंपल क्यूबिक लैटिस एक्सप्लेन किया था तो उसके इसमें कुछ पार्ट इसका एक्सप्लेन हो चुका है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना है 12, इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना है 12। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एज ऑफ द यूनिट सेल, क्या होगी? रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एज ऑफ द यूनिट सेल, बताओ क्या होगी? बोलो कोई भी, जो नए बच्चे हैं, पुराने वाले बच्चों ने सबने पढ़ा हुआ एक बार ये, रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एज ऑफ द यूनिट सेल। करो, देखो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या था, 2 एटम कोई भी ले लो तुम जो टच हो रहे हैं आपस में, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, 2 एटम कोई भी ले लो जो आपस में टच हो रहे हैं, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, तो मैंने ये ले लिया एटम, ये वाला एटम और एक ये वाला एटम, ये दो ले लिए, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, देखो उधर ये एटम से सेंटर, इस एटम का सेंटर, यही डिस्टेंस है, और ये लेंथ मेरे को पता कितनी होती है, ये लेंथ कितनी होती है, √2 है, √2 होती है, तो ये d है, यहां से यहां तक d, तो d कितना हो जाएगा, √2 एक आधा, यानी d हो गया √2a डिवाइड बाय 2, यानी a/√2। कोई डाउट किसी को? और d हमेशा 2r होगा, देखो r ये और r ये, d क्या है, ऑलवेज 2r, दिस d इज ऑलवेज इक्वल टू 2r, d इज इक्वल टू 2r आएगा, तो r आ जाएगा a/2 एफसीसी के अंदर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। देखो समझ आया कि नहीं ये आदित्य? आदित्य Yes, sir. समझ आ गए? Yes, sir. अच्छा, और इसमें समर्थ, समर्थ क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. चलो ये इसको ढंग से कर लेना। नेक्स्ट देखो, d मैंने निकाल दिया a/√2 और r आ गया a/2√2, ये दो रिलेशन ध्यान रखने जरूर, ये दो रिलेशन जरूर ध्यान रखना है, एक ये वाली रिलेशन और एक ये वाली रिलेशन, यही दो यूज होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था इसमें, पैकिंग फ्रैक्शन। देखो मैं हर एक चीज में, जैसे मैंने सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर पहले लिखवाया डेफिनेशन क्या है, फिर बताया इसके अंदर मैंने तुम्हें लैटिस साइड्स कितनी होती हैं, फिर बताया मैंने तुम्हें इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं, फिर निकाला नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना है, उसके बाद यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, फिर निकलवाया डी और ए में क्या रिलेशन है। अब निकालेंगे क्या इसके अंदर हम, पैकिंग फ्रैक्शन। अब क्या निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होगी पैकिंग फ्रैक्शन इसके अंदर, ये मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, क्या होगी बोलो पैकिंग फ्रैक्शन? फॉर्मूला क्या था पैकिंग फ्रैक्शन का? सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय। बहुत अच्छा, किसने बोला ये? सर सिद्धांत। सिद्धांत। देखो Yes, पैकिंग sir. फ्रैक्शन, हाँ पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, स्फीयर्स ही कवर कर रहे हैं ना क्यूब को, क्यूब यानी यूनिट सेल, इधर क्यूब क्या है, यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है यहाँ पे, क्यूब, तो मैं यूनिट सेल हटा के क्यूब लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, स्फीयर्स का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई क्यूब, जेड यानी नंबर ऑफ स्फीयर्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर
वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब। अब वैल्यू पुट कर दो। जेड की वैल्यू क्या थी एफसीसी के अंदर, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और ए और आर में क्या रिलेशन है, ये रहा, ए इज टू रूट टू आर। ए क्या है, 2√2r, 2√2r का होल क्यूब। तो आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, सॉल्व करने पर आर क्यूब कैंसिल, सॉल्व करने में क्या आएगा ये, सर 16 इंटू रूट 2 आर क्यूब। हाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ 5 जाएगा, क्यूब 73.8% के आसपास आता है, जो मैं 0.74 लिख रहा हूँ। 0.74 आएगा यानी 74%, यानी 74% इसमें स्पेस भरा जाएगा स्फीयर्स के थ्रू, और 26% क्या रहेंगे, वॉइड्स। 26% क्या रहेगा, खाली। 74% स्पेस भरा जाएगा और 26% क्या रहेगा इसके अंदर, वॉइड्स। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं। यस सर। हाँ, अब इसकी डिटेल जो तुम क्वेश्चन खुद सोचोगे, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें आंसर बताऊंगा क्लास के अंदर। सिर्फ तुम्हें बताना है, अगर एफसीसी के अंदर तुम्हें पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ानी है तो कहां पे रखा जाएगा स्फीयर, स्फीयर को कहां रखा जाएगा। अगर हमें इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ाना है तो स्फीयर को कहां रखेंगे हम, कहां जगह खाली, जगह खाली कहां पे होगी, कहां पे रखेंगे स्फीयर को, सर सेंटर में। एज के सेंटर पे, सेंटर पे नहीं, एज के सेंटर पे, हर एक एज के सेंटर पे। नहीं समझे, यस सर। एज के सेंटर पे रखेंगे। अगर मान लिया उसका रेडियस आर डैश है तो आर डैश और आर में क्या रिलेशन है और नई पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, ये खुद ट्राई करोगे तुम। आर डैश और आर में क्या रिलेशन है और नई पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, ये तुम लोगों को खुद ट्राई करना है। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हम उसे क्यूब के सेंटर में नहीं रख सकते। ऐसा ना, वहां भी सकते हैं, रख तो और भी जगह सकते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं या ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, रख वहां पे भी सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो स्पेस आएगा ना, मैक्सिमम जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगी वो कहां पे आएगी, एज के सेंटर रखने पे। ओके सर। समझ के नहीं है, ये क्वेश्चन लिखते रहना, ये नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में प्रूव कराऊंगा। इसमें नहीं करा सकता मैं तुम्हें, नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में प्रूव कराऊंगा इस चीज को। अभी जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ और तरीके। एफसीसी मैंने तुम्हें बता दिया क्या चीज है, नई पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, वो तुम सब ट्राई करोगे एक बार। ट्राई करने के बाद ग्रुप में डाल सकते हो तो डाल देना जरूर, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा करेक्ट है तो। नहीं तो अभी देखो, जैसे मैंने ये निकाल दिया, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल दी, और पेपर में पैकिंग फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन आना है, ये दिमाग में रख लो। कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी, यही क्वेश्चन आना है पेपर के अंदर। कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी, ड्राइव द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी, यही आएगा पेपर के अंदर। तो इसको ढंग से कर लेना। और अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो एफसीसी है, इसके अंदर वॉइड्स कौन कौन से होते हैं। समझ आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा। अभी दोबारा भी आगे जाके बहुत बार पढ़ना है इसको। ये ले लिया मैंने एफसीसी, कॉर्नर पे एटम, हर एक फेस के सेंटर पे, हर एक फेस के सेंटर पे, ये एफसीसी है, सही ना। अब इसके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं या टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, वो कहां होते हैं, इसका प्लेसमेंट अभी से दिमाग में रख लेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो कहां पे होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होता है, ये दिमाग में बिठा लेंगे इस चीज को। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं तो ये तो सिंपल बिल्कुल, ये होता है हमारा टेट्राहेड्रन, यानी जहां पे उसको 4 स्फीयर्स टच करें, तो ये बनता है हमारा 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल है, ध्यान देंगे। ये क्या है, बॉडी डायगोनल। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं इसके अंदर, सर 4। 4। एक बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड यहां से 1/4 डिस्टेंस पे, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा यहां से 1/4 डिस्टेंस। तो बताओ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 8 होंगे सर। 8 आ जाएंगे ना। हर एक बॉडी डायगोनल पे जो आएगा वो किसी और से तो शेयर होगा नहीं, तो एक डायगोनल पे 2 आए, दोनों का कंट्रीब्यूशन 100% होगा। इसलिए एक जो डायगोनल है उसमें 2 आए हैं, 4 डायगोनल होते हैं तो उसमें कितने आ जाएंगे, 8। तो 8 आएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल। जेड की वैल्यू कितनी थी एफसीसी में, 4, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आए, 8। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक यूनिट सेल के अंदर हमेशा डबल होंगे। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का प्लेसमेंट वहां होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वहां बनेगा जहां पे 6
तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपस में मीट करेंगी, वहां बनता है ऑक्टल वॉइड। जहां पे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीट करेंगी वहां बनेगा ऑक्टल वॉइड। देखो अब ये कहां बनता है, एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे, ध्यान देना, एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे, ये एज सेंटर है। एक मिनट, ध्यान देंगे, ये बनेगा यहाँ पे, एज का सेंटर आया ना, इसको ये लिया। देखो यहाँ पे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीट करेंगे विच कंटेन्स एटम, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीट करेंगी विच कंटेन्स एटम। जैसे एक लाइन ये, ध्यान देंगे पूरा, एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली, ये एटम, ये एटम, दूसरी लाइन ये वाली, इधर भी एटम होगा, ये एटम, ये एटम, और तीसरी लाइन ये वाली, सेम इसी फेस पे, ध्यान देंगे, इसी फेस के अंदर, इसके जस्ट सामने वाले फेस पे, फेस के सेंटर से आएगा, थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से दिखाना पड़ेगा, एक मिनट को, ये फेस सेंटर पे एटम और एक नीचे, ये कुछ ऐसे, ये समझे कि नहीं है, ये एटम और ये एटम, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में कि नहीं लाइंस, यहां बनता है ऑक्टल वॉइड। जहां पे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीट करेंगी वहां बनेगा ऑक्टल वॉइड। कोई डाउट इसमें किसी को, तो वो बनता है एज के सेंटर पे। कोई पूछेगा ऑक्टल वॉइड कहां पे है, तो तुम बोलोगे एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे, क्लियर, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, एज सेंटर और बॉडी सेंटर, क्योंकि बॉडी के सेंटर पे भी ध्यान देंगे, बॉडी के सेंटर पे ये रहा, ये बॉडी का सेंटर है, बॉडी के सेंटर पे ये मीट कर रही लाइन, ध्यान देंगे, एक लाइन ये वाली, एक फ्लोर पे और सीलिंग पे, एक फ्लोर पे और सीलिंग पे, ये और तीसरी, ऑल द थ्री दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नहीं समझ आई बात? तो इसलिए ध्यान रखना है, ऑक्टल वर्ड कोई पूछता है कि एफसीसी में कहां पे है, तो तुम बोलना एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर। और ये कितने आएंगे टोटल, टोटल बताओ कितने होंगे ऑक्टल वर्ड, सोच के निकाला एक बार, ये देखते हैं ये कौन निकाल सकता है, एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे, बोलो, एज सेंटर और बॉडी सेंटर। सर 40। 40 कहां से आ जाएगा, टोटल एज सेंटर और बॉडी सेंटर, देखो एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे जो एटम है, किसी और बच्चे को बोलना आंसर, किसी और बच्चे को आंसर बोलना है इसका। देखो एज के सेंटर पे जो एटम है, ये एज के सेंटर पे एटम है, एज के सेंटर पे टोटल एजेस कितनी है, 12, 4 मैंने दिखा दिया नीचे, 4 इधर, 1 2 3 और 4, 4 ही आ गए सेंटर पे, और 4 इधर, 1 2 3 और ये 4, टोटल 12 एजेस है ना। अब एक एज के सेंटर पे जो एटम है, टोटल बताओ कितने रूम से शेयर होगा, चेक करके देखो एक बार, एक एज के सेंटर पे जो एटम है कितने रूम से शेयर होगा, और किससे बोला आंसर, नंदिनी। हाँ नंदिनी बिल्कुल सही है, ये सबने पढ़ा भी होगा, एक एज के सेंटर पे जो एटम है टोटल 4 से शेयर होगा। कैसे, ये इस पे, इससे तो शेयर हो ही रहा है, इधर जो रूम बनेगा इससे शेयर होगा सामने, बिल्कुल, और ऐसे ही नीचे 2, एक रूम जहां पे तुम बैठे हो कोई भी एज का सेंटर ले लो, वो लाइन जो है ना कितने रूम से टच हो सकती है सोचो, एक साथ वो लाइन साथ वाले रूम से जहां पे वो लाइन कॉमन होगी, और 2 रूम उसके नीचे बन जाएंगे, तो इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल विल बी 1/4, 1/4 इनटू कितनी एजेस थी, 12, तो 12, और बॉडी के सेंटर पे किसी से शेयर नहीं होगा तो +1, यानी ये आ गया 4। तो z की वैल्यू 4, तो टेट्रल वर्ड्स आए 8, लेकिन ऑक्टल वर्ड कितने आएंगे, 4 आएंगे, ऑक्टल वर्ड कितने आएंगे, 4। नहीं समझ बात, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टल वॉइड कहां पे होते हैं एफसीसी के अंदर, ये समझ आया सबको कि नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टल वॉइड कितने होते हैं और कहां पे होते हैं,
किसी को दोबारा पूछना है पूछ सकते हो, फिर भी दिक्कत आ रही है मेरे से अलग से पूछेगा। टेट्रालॉइड कहाँ पे है और ऑक्टालॉइड कहाँ पे है? टेट्रालॉइड कहाँ पे है? 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल। टेट्रालॉइड है 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल √3a है, 1/4 यानी बाय 4 इतने डिस्टेंस पे होंगे अलोंग द बॉडी डायगोनल। और ऑक्टालॉइड वो एज के सेंटर पे है और बॉडी के सेंटर पे। ऑक्टालॉइड आए 4 और टेट्रालॉइड आए 8 टोटल। अगर एक यूनिट सेल है तो जेड की वैल्यू 4 होती है, यानी जेड की वैल्यू कुछ भी हो, ऑक्टालॉइड्स हमेशा उतने ही होंगे, टेट्रालॉइड्स होंगे उसके डबल। सही ना? टेट्रालॉइड्स क्या होंगे? उसके डबल। तो ये समझ आ गया होगा तुम्हें। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लास्ट जो इसके अंदर है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। तो इसके नाम से पता लग रहा है कि कॉर्नर पे तो एटम है ही है, साथ में विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल भी एक एटम आएगा। विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल भी एक एटम आएगा। कॉर्नर पे तो एटम है ही, और कहां पे है? विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे सेम साइज के एटम है सारे। अब ये कॉर्नर वाला एटम और ये कॉर्नर वाला एटम ये टच में नहीं होंगे। जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है ये आठों को टच करेगा। बॉडी के सेंटर वाला एटम आठों को टच करेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो डायरेक्ट ही पता लग गया कि 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट पता लग गया 8 होगा। अब बताओ इसका डेफिनेशन समझ आ गई है? इन विच एटम्स आर प्रेजेंट, यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स but also within the body of the unit cell, in which atoms are present not only at the corners but also within the body of the unit cell. तो अब इसके अंदर ये लैटिस साइड्स कितनी है? इसमें कितनी जगह जहाँ पे एटम रखा है? बताओ कितनी जगह जहाँ पे एटम रखा है इसके अंदर? सर 2। 9 9। लैटिस साइड्स का मीनिंग सोचो। किससे बोला आंसर अभी? विधि, सर नंदिनी। नंदिनी थोड़ा सोच के दिया करो आंसर। देखो 8 जगह एटम रखे हैं कॉर्नर पे और एक कहाँ रखा है? बॉडी के सेंटर पे। तो 9 साइड्स है जहाँ पे एटम रखा है। क्लियर? 9 साइड्स है जहाँ पे क्या रखा है? एटम रखा है। 9 साइड्स है जहाँ पे हमने एटम रखा है। तो लैटिस साइड्स कितनी है इसकी? 9। अब उसके बाद इफेक्टिव एटम्स कितने हैं इसके अंदर? इफेक्टिव एटम जेड, इफेक्टिव एटम्स इन वन यूनिट सेल ऑफ बीसीसी। 2। इफेक्टिव एटम्स इन बीसीसी। बीसीसी के एक यूनिट सेल में कितने एटम है? कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 और बॉडी के अंदर 1। वो तो कहीं और किसी यूनिट सेल से शेयर होगा नहीं, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा? 2। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर? जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। हाँ, तो जेड की वैल्यू इसकी आ जाएगी 2। इफेक्टिव एटम्स जो आएंगे 1/8 इंटू 8 यानी और प्लस 1 ये 2 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते थे हम? कोऑर्डिनेशन नंबर, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोई भी एटम ले लो, आंसर उससे 8 ही आएगा। 8 8। बॉडी के सेंटर वाला एटम आठों कॉर्नर वाले एटम से टच में होगा। या तुम कॉर्नर वाला एटम भी ले लोगे ना, ये वाला ले लिया मान लो। इस पॉइंट से टोटल, इस कॉर्नर से टोटल 8 रूम टच में होंगे, आठों के बॉडी के सेंटर पे एटम होगा, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। कोई भी एटम लोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। नेक्स्ट पढ़ते थे हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एज ऑफ द यूनिट सेल में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन डी एंड ए। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एज ऑफ द यूनिट सेल में क्या रिलेशन है? बोलो। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या था? दो एटम जो टच में है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस। दो एटम जो टच में है सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, बताओ। सर r is equals to √3a/4। r इक्वल टू √3a/4। डी में और ए में क्या रिलेशन होगी? देख के मत बोलना, जिन्होंने पढ़ भी लिया है ना सारा ढंग से, देख के मत बोलना बिल्कुल भी। यहाँ पे एज ए टेस्ट पढ़ना बिल्कुल। न्यूमेरिकल्स में और चेक हो जाएगा कौन ढंग से पढ़ रहा है। हाँ, डी आएगा √3a/2। देखो कोई भी दो एटम ले लो जो टच में है बॉडी के सेंटर से, यानी बॉडी लाइन होगा ये दोनों टच में है। ये वाला एटम और ये एटम सेंटर, ये दोनों टच में है, ये डिस्टेंस निकालना है। ये बॉडी लाइन का क्या होगा? हाफ। तो डी क्या आ जाएगा? √3a/2 ये आएगा। और डी हमेशा 2r होता है, 2r आएगा √3a/2। √3a/2 तो r आ गया √3a/4। कोई डाउट किसी को?
आर क्या आ जाएगा √3a/4, सही ना, आर आ गया √3a/4। अब बताओ पैकिंग फ्रिक्शन क्या होगी, नेक्स्ट क्या निकालते थे हम, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फॉर्मूला इसकी फॉर्म में लिख लेना जरूर। अब बताओ क्या आएगी पैकिंग फ्रिक्शन, बोलो पैकिंग फ्रिक्शन क्या होगी अब। 0.68। नहीं नहीं, कैसे निकलेगी, सेम फॉर्मूला वही, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ यूनिट सेल क्या है, क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला ये, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स क्या है, z इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, ये ऐसे करके आना पेपर में पूरा, z इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर ये आ जाएगा, सर और 2 अपॉन में into वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, a क्यूब, z की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन में a क्यूब, a कितना है 4r/√3, 4r/√3 इसका होल क्यूब, सॉल्व करोगे 0.68 आएगा, यानी 68%, 68%, ये पैकिंग फ्रिक्शन आ गई, ये क्या आ गई इसकी पैकिंग फ्रिक्शन। अब बताओ मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग कौन सी है, मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग कौन सी है, FCC। एफसीसी थी मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग। ये चीजें सब ये तुम एक बार नोट कर लेना पहले होमवर्क में, नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो होमवर्क में क्या रखोगे, सिंपल क्यूबी लैटिस और एफसीसी और बीसीसी, जो मैंने 6-7 चीजें बताई हैं हर एक के लिए, वो 2-2 बार लिख के लानी है शीट्स पे, ये नोट कर लेना होमवर्क में, ये सारा लिख के लाना सबको, ताकि ये टिप्स पे रहे, यही चैप्टर का बेसिक है पूरा, इसके अच्छे क्वेश्चन मैं क्लास में ले लूंगा, अभी ये बेसिक है इतना, ये जरूर करना सबको। तो ये 68% आ गया, एफसीसी की पैकिंग सबसे ज्यादा 74% के आसपास, उसके बाद आ जाएगी बीसीसी की, कितनी आई पैकिंग 68%, फिर आएगी सिंपल क्यूबी लैटिस जो कितनी है 52.4%। 51.8। हाँ 52% के आसपास, तो ये आ गया। और ये जेड की वैल्यू से भी पता लगा सकते हो, जेड की वैल्यू रटी होनी चाहिए बिल्कुल एकदम, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है, जेड की वैल्यू कितनी होती है एफसीसी में 4, बीसीसी में जेड की वैल्यू, 2। रैंक इफेक्टिव एटम्स 2, सर 2 तो इसमें क्या हुआ 1, जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है वैसे जैसे पैकिंग फ्रिक्शन भी बढ़ रही है, जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है पैकिंग फ्रिक्शन भी बढ़ रही है। उसके बाद डी और ए की रिलेशन, डी क्या आया था a/√2, a/√2, आर क्या आया था a/2√2, बीसीसी में डी क्या आया था √3 a√3/2, आर क्या आया था a√3/4, एससीसी में d/a आया था और आर आया था a/2, और डी हमेशा 2 आ रहा है फॉर ऑल ऑफ दीज यूनिट सेल्स, डी इज ऑलवेज इक्वल टू 2r। ये फॉर्मूले तुम्हें हमेशा रटे होने चाहिए, इसको लिख लेना 3 टाइम्स, ये रटा होना चाहिए, यही यूज होगा पेपर में, ये लिख देना जरूर होमवर्क में, ये चीज इंपॉर्टेंट है काफी, ये पता होना चाहिए हमेशा, पैकिंग फ्रिक्शन और ये डिटेल जो मैंने लिखी है, डी और ए की रिलेशन, आर और ए की रिलेशन, होमवर्क बिल्कुल ढंग से करना है, होमवर्क को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। अच्छा ये मैंने बता दिया, तो होमवर्क में बता दिया तुम्हें कि सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक और फेस स्टैंडर्ड क्यूबिक, इसका काम करना ढंग से, और ये वाले फॉर्मूले लिखने हैं। तो ये हमारा एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये तीनों खत्म हो चुका है, ये तीनों खत्म हो चुका है। इनके अंदर जो डिटेल है कि डायड एक्सिस, ट्रायड एक्सिस, टेट्राड एक्सिस और उनकी डिटेल, जिसके क्वेश्चन नीट में, एडवांस में, मेंस में सब जगह आए हुए हैं, वो मैं क्लास में नहीं लूंगा, वो तुम्हें उसमें बताऊंगा कि क्या होती है सारी एक्सिस। अभी तुम्हें क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं इनके, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करने हैं तुम्हें, और फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब सोच के रखना है, नेक्स्ट मैं क्लास में डिस्कस करूंगा इनको, और सोच समझ के आंसर देना है इनके, बेसिक डिस्कस किया है, कोई टफ काम नहीं है, ये तुम्हें इतना आना चाहिए जरूर। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करना है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रिस्टल के अंदर एटम्स ए जो हैं, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जिसने नया पढ़ा है वही आंसर देगा, और बिल्कुल सोच समझ के देख के नहीं बोलना आंसर। एटम्स ए हैं कॉर्नर्स पे, बी है फेस के सेंटर पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए कॉर्नर्स पे है, बी फेस के सेंटर पे है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा,
हाँ बोलो आंसर क्या, कौन बोलेगा आंसर इसका? सर AB3। किसने बोला ये? सर श्रुतिका। श्रुति एक्सप्लेन करो कैसे आया आंसर। बिल्कुल सही आंसर है। सर एक जो है वो कॉर्नर पे है, 8 हाँ कॉर्नर्स पे, और वो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, तो A तो 1 हो जाएगा, और जो हाँ B है वो फेस सेंटर पे है, हाँ 6 फेसेस पे है और 1/2 कंट्रीब्यूट करता है, तो सर वो हो जाएगा 1/6, सॉरी 6 × 1/2 जो 3 हो जाएगा, तो AB3। हाँ बिल्कुल सही है। अब इसको लिखने का तरीका देख लेंगे, 1 मार्क में 2 मार्क में कैसे भी आ सकता है पेपर के अंदर। देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए एट कॉर्नर 1/8, effective atoms at corner 1/8 into 8 आ जाएगा। ऐसे ही contribution of atom B at face center is equal to half effective atoms, effective face centered atoms, face centered B atoms, ये आएगा हाफ इंटू 6 3। तो A आया 1 और B आया 3, तो चाहो तो लास्ट में भी ऐसे लिख सकते हो, A 1/8 into 8 और B आया हाफ इंटू 6, तो ये आ गया AB3। क्या जगह AB3? कोई डाउट? नो सर। समझ गए कि नहीं है? तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन करने का, और लेकिन मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्यों? क्योंकि लिखा नहीं होता सारा। लिखने का तरीका जरूर देख लेना। आंसर क्या आ जाएगा? AB3। क्रिस्टल क्या है? AB3। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अब इसके अंदर। इसमें पूछ सकते हैं कि दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सोचना एक बार, दोनों के ए का और बी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। चलो ट्राई करना। अब इसी क्वेश्चन के अंदर ट्राई करेंगे। मान लो एक एटम हटा दिया कॉर्नर से, किसी को पूछना तो नहीं दोबारा? ये किसी को पूछना तो नहीं है? चलो अब इसी क्वेश्चन के अंदर, अभी नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करना, दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करना भी, तब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका। अब हमने कॉर्नर से एटम हटा दिया, कॉर्नर से एक एटम हटा दिया है, और बोला कि ये नया फॉर्मूला क्या होगा। अब क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा? इफ वन ऑफ द कॉर्नर एटम ए इज रिप्लेस्ड, देन व्हाट विल बी द न्यू फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल? कॉर्नर सर से ए एटम हटा A7 दिया। B24। हाँ बिल्कुल सही है। अभी आंसर बता रहा हूँ इसका।